देखिए, रेल पथ से संबंधित यदि डिरेलमेंट होने पर हमको क्या नापना है, निम्नलिखित बातों को नापना है, निम्नलिखित आयामों का मापन करना है। जब भी अगर कहीं डिरेलमेंट होता है तो हमको स्पेशली इंजीनियरिंग साइड से हम लोग, तो इंजीनियरिंग साइड से हम निम्नलिखित जो चीज़ें हैं, मापे हैं, आयामों को हम लोग नापेंगे। सबसे पहली चीज़ हमको वहाँ का गेज नापना है, कितना है, क्रॉस लेवल हमें नापना है, सुपर एलिवेशन भी नापना है, लॉन्गिट्यूडनल लेवल भी नापना है, हमें उस ट्रैक की वर्साइन भी नापना है, अलाइनमेंट भी नापना है, और हेड पर व्हील के मार्क भी देखना है, फास्टनिंग भी देखना है, स्लीपर भी देखना है, बैलास्ट भी देखना है कि ब्लास्ट की क्या पोजीशन है, और व्हील के उतरने या घिसने के मार्क भी है, जहाँ से मेरा जहाँ से व्हील गिरा है या जहाँ से व्हील चढ़ा है उसको भी हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, उसको वॉच करना है। तो जो पहला पार्ट बताया था मैंने सबसे पहले गेज, तो गेज जब हम नापेंगे तो गेज नापने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या नापना है। दोनों रेलों के गेज फेस के मध्य न्यूनतम दूरी को गेज कहा जाता है। दोनों रेलों के गेज फेस के मध्य न्यूनतम दूरी को गेज कहा जाता है। ब्रॉड गेज में यह दूरी 1676 mm होती है। यह दूरी कम होने पर उसे टाइट गेज कहा जाएगा और अधिक होने पर उसे सिलेक्ट कहा जाएगा। मतलब जो आपका स्पेशल गेज है वो 1676 mm होता है। अगर ये गेज मेरा ज़्यादा होगा तो उसे स्लग कहा जाएगा, और ये कम होगा तो उसे टाइट गेज कहा जाएगा। इसका मापन रेल हेड से 13 mm नीचे किया जाता है। जब भी आप गेज नापोगे तो गेज आपको रेल हेड से 13 mm नीचे नापना है। इसको गेज की सहायता से +20 ढीला और -10 टाइट तक मापा जा सकता है। मतलब जब भी आप गेज से नापोगे तो मैक्सिमम यदि आप +20 तक नापा जा सकता है और -10 तक नापा सकता है। मतलब यदि मेरा पास टाइट गेज है तो वो मैं +20 तक नाप सकता हूँ। अगर मेरा गेज कैसा है कि आपका टाइट है तो -10 तक नाप सकता हूँ, और यदि ढीला है तो +20 तक नाप सकता हूँ। RDSO द्वारा अभिकल्पित संयुक्त गेज का लेवल यंत्र द्वारा किया जाता है। मतलब जो RDSO ने जिस हमें जो लेवल नापने के लिए जो दिया गया है यंत्र, उसका ही हम यूज़ करते हैं। इसके द्वारा क्रॉस लेवल का भी मापन किया जाता है। इस यंत्र का लीस्ट काउंट -1 रहता है। मतलब जो हमारे पास लेवल गेज होता है, तख्ता पंसाल होता है, उसका लीस्ट काउंट है। याद रखना कि जो हमारा तख्ता पंसाल है उसका जो लीस्ट काउंट नंबर होता है वो होता है -1 है। लीस्ट काउंट जो नंबर होगा वो होगा -1, और क्रॉस लेवल जो होगा वो होगा 2 है। 1 mm लीस्ट काउंट होगा और क्रॉस लेवल कितना हो जाएगा आपका 2 mm। क्रॉस लेवल की सहायता से हम लोग जो तख्ता पंसाल है हमारा, उसकी सहायता से +20 ढीला और -10 टाइट तक हम नाप सकते हैं। हम इसी सीमा के अंदर हम गेज नाप सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उस पर आपका तख्ता पंसाल के द्वारा नहीं नाप पाएंगे। 20 mm से अधिक ढीला होने पर इसकी माप रेल गेज तथा गेज के लग के मध्य एक फिलर गेज डालकर किया जाता है। इसे स्टील टेप के माध्यम से नापा जा सके। अगर इससे ज़्यादा, मतलब अगर 20 mm से भी ज़्यादा ढीला है, स्लग है, तो उसे नापने के लिए हमें जो हमारा जो तख्ता होता है उसके अंदर, उसके नीचे, मतलब उसको शिफ्ट करके उसके नीचे एक आपका जो कहना चाहिए फ्लर गेज है, फ्लर गेज डाल के उसको नापा जा सकता है, जिसकी मेजरमेंट टेप से ली जा सकती है। इस दशा में गेज की माप जो हो जाएगी, गेज की माप जो हमारी होगी वो क्या होगी, मानक गेज, ठीक है, प्लस आपका मानक गेज मतलब जो उसका जो नॉर्मल गेज है हमारा 1676 +20 mm उसने रीड कर चुका है तो वो 20 mm, प्लस आपका जो फ्लर गेज के जो हम डालेंगे और उसे जो टेप से जो हम पाठ्यांक उसको जो रीड करेंगे उस सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो ओवरऑल गेज निकल जाएगा। बात फिर से एक बार देख लीजिए। गेज नापने के लिए अगर मेरा मानक गेज मतलब जो 1676 है +20 जो मेरा गेज में जो ढीलापन दिखा है परमिसिबल है, उसके जब उससे एक्स्ट्रा नापेंगे तो फ्लर गेज का जो पाठ्यांक लेंगे, जो मतलब उसके अंदर जो फ्लर गेज जा रहा है, जितने mm का फ्लर गेज उसके अंदर चले जा रहा है उसी को हम जोड़ेंगे तो हमारी टोटल
गेज निकल जाएगा। रेल पथ के मापन चक्के के रेल हेड पर चढ़ने वाले पॉइंट को प्लेस ऑफ माउंट से आगे 3 मीटर के स्टेशन पर और पीछे 9 मीटर तक प्रत्येक स्लीपर और उसके पश्चात 3 मीटर तक किया जाएगा। देखिए, रेल पथ का जो मापन होगा, जहाँ से आपका जो व्हील है वो चढ़ा है, प्लेस ऑफ माउंट मतलब देखिए, जब व्हील को ड्रिलमेंट होने के पहले सबसे पहले रेल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जिस पोजीशन से जो चढ़ता है व्हील, जिस पॉइंट पर चढ़ता है उसे बोलते हैं प्लेस ऑफ माउंट। ठीक है, जहाँ से चढ़ता है उसे प्लेस ऑफ माउंट कहते हैं और जहाँ गिरता है उसे प्लेस ऑफ माउंट और प्लेस ऑफ ड्रॉप कहते हैं। जहाँ गिरता है उसे ड्रॉप कहेंगे, प्लेस ऑफ ड्रॉप, और जहाँ से चढ़ता है उसे प्लेस ऑफ माउंट कहेंगे। तो जहाँ से आपका चक्का प्लेस ऑफ माउंट हुआ है उसके आगे साइड, मतलब जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ माउंट हुआ है उसके आगे की तरफ 3 मीटर के स्टेशन पे हम जो मापेंगे, मेजरमेंट जो भी लेंगे हम, जहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ माउंट हुआ है उसके आगे 3 मीटर के स्टेशन पर तथा पीछे 9 मीटर तक प्रत्येक स्लीपर और उसके पश्चात 3 मीटर पर रीडिंग लेंगे। मतलब सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को समझ लो कि जहाँ पर भी आपका प्लेस ऑफ माउंट हुआ है, जहाँ पे भी प्लेस ऑफ माउंट हुआ है उसके आगे, प्लेस ऑफ माउंट हुआ है उसके आगे हमको 3 मीटर के स्टेशन पे हमको मेजरमेंट लेना है। लेकिन उसके पीछे, जहाँ पे प्लेस ऑफ माउंट हुआ है उसके पीछे 9 मीटर तक हमको प्रत्येक स्लीपर पे नापना है और 9 मीटर के पीछे फिर हम उसे 3 मीटर पे जो स्टेशन है उस पर हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। यह माप आगे की तरफ 45 मीटर तथा पीछे की तरफ दुर्घटना का कारण निर्विवाद रूप से निश्चित होने पर 45 मीटर तक, अन्यथा 90 मीटर तक लिया जाता है। ठीक है, जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, 3 मीटर में तो मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए, मेजरमेंट क्लिप से मैंने आपको बता दिया हूँ। तो जहाँ से पॉइंट ऑफ माउंट हुआ है, जहाँ से व्हील चढ़ा है उसके आगे हर 3 मीटर पे हम सारी रीडिंग लेंगे। जहाँ पे पॉइंट ऑफ माउंट है उसके पीछे 9 मीटर तक हम हर स्लीपर पर मेजरमेंट लेंगे और उसके पीछे भी 3 मीटर पर हम मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ ऐसा हम 45 मीटर तक मेजरमेंट लेना है। 3 मीटर के स्टेशन पर कितनी दूरी तक हमको लेना है? 45 मिनट। जहाँ से पॉइंट ऑफ माउंट हुआ है वहाँ से लेके 45 मीटर आगे तक हमको 3 मीटर पे हमको उसकी रीडिंग लेना है। अगर और पीछे की बात करेंगे, ठीक है, और पीछे की तरफ अगर निर्विवाद रूप से निश्चित, अगर ये बिल्कुल फिक्स हो गया है कि भैया रेल इंजरिंग की वजह से ही गाड़ी गिरी है, तो उसमें फिर पीछे 45 मीटर तक लेना है। अगर कोई और यह मतलब निर्धारित नहीं है कि इंजरिंग की वजह से हुआ है तो हमको 90 मीटर तक मेजरमेंट करना है। अगर निर्धारित है, निर्विवाद रूप से निश्चित है तो 45 मिनट तक, और कोई जानकारी इंजरिंग हो या किसी भी हो, अगर हमको पता चल गया है कि नॉर्मल यही कारण है, हमें कारण मिल गया है तो 45 मीटर तक, और कारण नहीं मिल पाया है तो 90 मीटर दूरी तक हमको पीछे लेना। आगे 45 मीटर तक कारण का पता चलने पर पीछे भी 45 मीटर पर, पता नहीं चलेगा तो पीछे 90 मीटर तक हमको उसको नापना है। अब जैसे ये जो दिख रहा है आपका, यहाँ से गाड़ी का मेरा मूवमेंट है, ये जो है रनिंग एज ऑफ रेल लेफ्ट साइड की है। ये क्या है? फ्लेंज रबिंग मार्क। अब देखो, यहाँ से मेरा व्हील है तो यहाँ से इसको रफ करते हुए यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से चढ़ के हुए रस करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये जो पोजीशन होगी ये फ्लेंज की माउंट मार्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेल के टेबल पर माउंट मार्क आएगा। और स्टार्ट कहाँ से हो गया? दिस पॉइंट से ये क्या हो गया? स्टार्ट हो गया चढ़ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि आपका देखो ये पोजीशन है, पहली रेल की पोजीशन है, दूसरी रेल की पोजीशन है, तीसरी रेल की पोजीशन है, और ये चौथी रेल की पोजीशन है, और ये पांचवी रेल की पोजीशन है। ये 5 जो पोजीशन है रेल की आपको धीरे धीरे नज़र आ रही है, ठीक है।
इसे ये जो है क्यू है, क्यू मतलब होता है व्हील ऑफ लोड। ये जो लोड है, ये जो पॉइंट आ रहा है क्यू, ये है व्हील ऑफ, मतलब व्हील का जो है वो लोड इस पर आया है। ठीक है, वाई की बात कर रहे हैं तो ये जो वाई है, ये जो वाई डिस्टेंस है, ये है फ्लेंज फोर्स। ये जो वाई जो आ रहा है ना, ये फ्लेंज फोर्स, फ्लेंज फोर्स किस पे लगता है? रेल पर लगेगा। तो जो वाई है, ये जो वाई आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? फ्लेंज का फोर्स है। ठीक है, और उसके बाद जो टीसी है, ये जो आपकी टीसी दिख रही है, ये है ट्रेड कॉन्टैक्ट है। ये क्या है? ट्रेड कॉन्टैक्ट। जहाँ पर ये ट्रेड कॉन्टैक्ट में है उसको ट्रेड कॉन्टैक्ट कहेंगे। उसके बाद फिर है टीसी, एफटीसी। एफटीसी मतलब क्या होगा? फ्लेंज टिप कॉन्टैक्ट। एफटीसी मतलब ये होगा एफटीसी, फ्लेंज टिप कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली चीज़, ये नॉर्मल पोजीशन है। आपको जो एक नंबर डायग्राम, एक नंबर जो दिया हुआ है, ये हमारी क्या है? नॉर्मल पोजीशन है। मतलब नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये है कि ये पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है, जो हमारी गाड़ी का चलने का तरीका है। ये फ्लेंज है, ये व्हील है, देखिए इसके बीच केप बना हुआ है। मतलब इस दौरान सिर्फ व्हील का जो लोड आ रहा है, वो व्हील का लोड सीधे रेल पर आ रहा है, सिर्फ क्यू लग रहा है, एक व्हील ऑफ लेट लग रहा है। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन है, आपको दूसरे डायग्राम में देखो ये नज़र आ रही है। इसमें क्या हो गया है कि भाई व्हील का लोड तो आ रहा है रेल में, साथ में वो देखिए जो व्हील का जो फ्लेंज निकला हुआ है वो बिल्कुल रेल से सट गया है। इसके सटने के कारण फ्लेंज का फोर्स भी व्हील पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिर्फ व्हील का लोड आ रहा था, फ्लेंज का फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन इस डायग्राम, सेकेंड डायग्राम में आपका व्हील का भी जो फ्लेंज का जो फोर्स है वो भी रेल पर लग रहा है। उसके बाद फिर ये फोर्स और बढ़ेगा, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जो आपके थर्ड डायग्राम में लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर जो व्हील का लोड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा गैप बन जाएगा। मतलब व्हील और रेल के बीच में गैप बन गया है, और हमारा ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो होगा फ्लेंज का फोर्स, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो व्हील का लोड है वो कहाँ पे आ जाएगा? रेल के भी हेड के कॉर्नर पे आ जाएगा, गेज फेस के कॉर्नर पर आ जाएगा। और अब चौथी स्थिति ऐसी होगी कि ये जो फ्लेंज होगा वो बिल्कुल अब चढ़ के कहाँ चले जाएगा? रेल के ऊपर चले जाएगा। तो देखिए आपको 5वें डायग्राम में, ये 5th डायग्राम में ये बताया गया है कि कैसे ये व्हील हो गया बिल्कुल रेल के ऊपर चढ़ गया है, और ऊपर सिर्फ अब उसका क्या बच गया है? अब ये आ गया एफटीसी, मतलब फ्लेंज टिप कॉन्टैक्ट। मतलब अब फ्लेंज का जो टिप है अब वो रेल के ऊपर क्या कर रहा है? कॉन्टैक्ट में आ गया है। उसके बाद फिर अगली जो डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका पॉइंट ऑफ ड्रॉप की, मतलब अब रेल से कहाँ अंदर आ गया? ऊपर चढ़ के सीधे नीचे व्हील गिर गया है। तो इस पोजीशन को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ ड्रॉप। इस पोजीशन को क्या कहेंगे? पॉइंट, मतलब जब व्हील नीचे गिरेगा तो उसे ही बोला जाएगा पीओडी, पॉइंट ऑफ ड्रॉप। और जहां से व्हील चढ़ेगा उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ माउंट। जब ऊपर पहुंचेगा तो पॉइंट ऑफ माउंट है, और नीचे गिरेगा तो उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ ड्रॉप कहेंगे। अब इसी चीज को एक सिंपल से डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये फ्लेंज टिप है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अपने प्रॉपर पोजीशन पे चल रहा है। अब जी के फ्लेंज कैसा है? ये फ्लेंज रेल के गेज फेस में डाउन होते हुए चलता है, लगभग ये 38 mm डाउन रहता है पहले डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में देख लो, ये भी प्रॉब्लम है, वही है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही हम थर्ड में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो व्हील है, वो व्हील जो है वो उसके ऊपर चढ़ चुका है। जो व्हील है, अब जो जो फ्लेंज है, फ्लेंज एक्चुअली का पोजीशन ये होती है कि फ्लेंज रेल लेवल से 38 mm डाउन चलता है, लेकिन यहाँ पर गेज फेस से व्हील कहाँ हो गया है? रेल के ऊपर हो गया है। जैसे ऊपर होगा इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ माउंट। जहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहा है उसे ही बोलेंगे पॉइंट ऑफ माउंट। उसके बाद ये चौथे डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जस्ट पूरा ऊपर चढ़ गया है, पूरा ऊपर चढ़ गया है, तो व्हील फिजिकली माउंट हो गया। अब व्हील कैसा हो गया? फिजिकली उस रेल के ऊपर आ गया है, और बिल्कुल अब आगे की स्थिति में अब कहाँ जा रहा है? व्हील मेरा सीधे नीचे गिर गया है, तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ ड्रॉप। मतलब जहाँ से व्हील चढ़ना चालू करता है रेल के ऊपर उसे पॉइंट ऑफ माउंट कहते हैं, और जहाँ पूरा रेल से नीचे गिर जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ ड्रॉप कहेंगे। गेज फेस की बात करते हैं, गेज की बात कर लेते हैं भाई। तो ये देखिए ये व्हील गेज है, ये आपका क्या दिया हुआ है? ये व्हील है, दो व्हील है, ये व्हील गेज होता है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपका गेज फेस टू गेज फेस, ये ट्रैक गेज होता है।
और उसके बाद ये जो स्पेस दिख रहा है ये इसको बोलते हैं प्ले कहते हैं। ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्ले होता है। फ्लेंज और रेल केज के बीच में एक प्ले होता है, इसको प्ले कहेंगे। और ये क्या होगी, फ्लेंज की थिकनेस जो 28.5 mm होती है, ये क्या है, फ्लेंज की ये थिकनेस है। इस चीज़ को अब अच्छे से हम समझने की कोशिश करें। गेज की अनुमत सीमा, परमिसिबल गेज टॉलरेंस होता है। अगर सीधी लाइन होगी हमारी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो गेज टॉलरेंस जो रहेगा हमारा नॉर्मल कंडीशन में मेंटेनेंस के लिए ±6 mm होना चाहिए। अगर नॉर्मल प्लेन ट्रैक है तो हमारा गेज का जो टॉलरेंस होता है ±6 mm होता है। अगर मेरे जो रेडियस है 350 मीटर तक है, अगर मेरी जो रेडियस है 350 मीटर तक है, तो ये जो रहेगा ये रहेगा आपका ±6 से +15 mm तक। ठीक है, एक्चुअली ये 4 डिग्री है, LWR में 4 डिग्री कर्व तक रहता है। 4 डिग्री तक हमारी जो कहना चाहिए, देखिए नॉर्मल स्ट्रेट है तो ±6 हमको मेंटेन करना है। 4 डिग्री तक -6 से +15 तक हमको मेंटेन करना है गेज को। और 4 डिग्री से यदि ज़्यादा है तो 4 डिग्री के लिए हमको +20 तक गेज परमिसिबल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट है तो ±6, 4 डिग्री तक के कर्व में है तो -6 से +5, और यदि मेरा 4 डिग्री से ज़्यादा का कर्व है तो +20 mm तक हमारा गेज परमिसिबल होता है। उपरोक्त बताई गई सीमा में नॉमिनल गेज 1676 होता है। नॉर्मल हमारा जो नॉमिनल गेज किसे कहेंगे भाई, नॉमिनल गेज मतलब रेल के गेज फेस टू गेज फेस का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, मेरा नॉमिनल गेज, तो वो कितना होता है, 1676 होता है। क्रॉस लेवल की बात करते हैं। क्रॉस लेवल की माप सदैव सीधी लाइन में दाएं रेल की तुलना में बाएं रेल पर की जाती है। क्रॉस लेवल की माप जब भी करेंगे हम, क्रॉस लेवल की माप जब भी करेंगे सिधाई में, स्ट्रेट में, तो जो दाईं रेल है, दाईं मतलब आपकी राइट रेल की तुलना में हमेशा लेफ्ट रेल की रेल पर ली जाएगी। क्रॉस लेवल की माप हमेशा लेफ्ट रेल की तुलना में कहाँ करनी चाहिए, हमको हमेशा लेफ्ट रेल में करनी चाहिए। क्रॉस लेवल की माप राइट रेल को की तुलना में लेफ्ट रेल में हमको करना चाहिए। क्रॉस लेवल की माप कहाँ करनी चाहिए, हमको लेफ्ट रेल में करनी चाहिए। रेल का दायां या सॉरी आपका लेफ्ट या राइट होना दुर्घटनाग्रस्त अवपतन, आ रहा हूँ चलिए। रेल का बायां या दायां होना दुर्घटना ग्रस्त यान वाले गाड़ी की गति की दिशा के अनुसार तय होता है। कि मतलब देखिए मोस्टली जब भी क्रॉस लेवल लेंगे तो सीधी लाइन पर दाएं रेल की तुलना में बाएं रेल को पहले हम रेफरेंस देंगे, वहां से हम क्रॉस लेवल लेते हैं। लेकिन अगर कहीं ड्रिलमेंट हुआ है और ड्रिलमेंट के केस में यदि हमको मेजरमेंट करना है तो हमेशा गाड़ी के डायरेक्शन, जहाँ दुर्घटना मतलब ड्रिलमेंट हुआ है उसमें गाड़ी की दिशा, गाड़ी की गति की दिशा के अनुसार हम तय करेंगे कि मेरा लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। सपोज मैंने माना कि ये लेफ्ट साइड से मेरी गाड़ी राइट हैंड साइड आ रही है, तो ये मेरा लेफ्ट साइड और ये मेरा क्या होगा, राइट साइड। तो डिपेंड करेगा, लेफ्ट और राइट का टोटल डिपेंड करेगा गाड़ी की डायरेक्शन पे। दाहिने की तुलना में बाएं रेल को ऊंचा होने को प्लस व नीचे होने को माइनस से अंकित करना है। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो पहली चीज़ हमारा लेफ्ट राइट डिसाइड करेंगे। तो लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड होगा, गाड़ी की डायरेक्शन में, जिधर से गाड़ी जा रही है, जिस तरफ जा रही है, मतलब गाड़ी के डायरेक्शन में ही हमारा लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा। और लेफ्ट और राइट डिसाइड होने के बाद दाहिने की तुलना में बाएं रेल को ऊंचा होने को प्लस कहा जाएगा। मेरी अगर दाईं रेल की तुलना में बाईं रेल मतलब आपकी राइट रेल की तुलना में आपकी लेफ्ट रेल यदि ऊंची है तो उसको प्लस कहेंगे, अगर नीची है तो उसको हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। मतलब स्ट्रेट में हमारा हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारी राइट वाली हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, अगर लेफ्ट वाली रेल ऊपर होनी चाहिए। लेफ्ट वाली रेल अगर ऊपर है तो उसको प्लस में लेंगे, अगर लेफ्ट वाली रेल नीचे है तो उसको हम माइनस से अंकित करेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा गया है कि दुर्घटना डिरेलमेंट होने के केस में हम लेफ़्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी रेल मेरी लेफ़्ट की है और कौन सी राइट की है मेजरमेंट में। तो हमेशा याद रखना गाड़ी की गति की डायरेक्शन में, जिस ओर से गाड़ी आ रही, जैसे गाड़ी का जो मूवमेंट हो रहा है, गाड़ी की गति के डायरेक्शन में हम लेफ़्ट राइट डिसाइड करते हैं। हमेशा जो लेफ़्ट होता है उसको प्लस लेते हैं, अगर लेफ़्ट वाला ऊंचा है तो प्लस में लेंगे, नीचे है तो उसे माइनस में लेंगे। नए ट्रैक क्रॉस लेवल के अनुसार परमिसिबल हमको होता है ±3 mm। अगर नया ट्रैक है तो नए ट्रैक के लिए हमें ±3 mm हमारा क्या रहेगा, परमिसिबल रहेगा। क्रॉस लेवल ड्यूरिंग मेंटेनेंस और ड्यूरिंग सर्विस। क्रॉस लेवल की बात करेंगे तो वेरिएशन नॉट मोर देन 4 mm। ड्यूरिंग मेंटेनेंस में जो क्रॉस लेवल का जो वेरिएशन है किसी भी कंडीशन में 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस लेवल जो रहेगा हमारा, जो क्रॉस लेवल का जो डिफरेंस है किसी भी कंडीशन में 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात है, मेंटेनेंस में। और ड्यूरिंग सर्विस में मोर देन 8 mm। ड्यूरिंग सर्विस में 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस में 4 mm से ज़्यादा नहीं रखना है। ट्विस्ट की बात करेंगे, ट्विस्ट ऑन 3 मीटर बेस। अगर 3 मीटर पे ट्विस्ट नाप रहे हैं तो ट्विस्ट हमारा नॉट मोर देन 2 mm पर मीटर, मतलब 3 मीटर की बेस पे 3 मीटर डिस्टेंस पे अगर हम ट्विस्ट नाप रहे हैं तो ट्विस्ट हमारा किसी भी कंडीशन में 2 mm पर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे, ये तो किसकी होगी, ड्यूरिंग मेंटेनेंस। लेकिन अगर सर्विस की बात करेंगे ड्यूरिंग सर्विस में तो ये नॉट मोर देन 3 mm पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ड्यूरिंग मेंटेनेंस में किसी भी कंडीशन में 2 mm पर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम मेंटेनेंस की बात करेंगे तो क्रॉस लेवल किसी भी कंडीशन में 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस लेवल मेंटेनेंस के केस में किसी भी कंडीशन में 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्विस्ट की बात करेंगे तो 3 मीटर में डिस्टेंस पे यदि हम नाप रहे हैं तो 2 mm पर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 मीटर स्टेशन पर क्रॉस लेवल की अनुमत सीमा 13 mm दी गई है, कि मतलब 3 मीटर स्टेशन पर, 3 मीटर के स्टेशन पर अगर हम नॉर्मल यदि क्रॉस लेवल ट्विस्ट की यदि हम बात करें तो ये हमारी कितनी दी गई है, 13 mm। अब बात करते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन मतलब आपके कैंट की। कर्व पर बाहरी रेल को अंदर की रेल से ऊंचा रखा जाता है, इसे सुपर एलिवेशन कहते हैं। कर्व में बाहर की रेल को अंदर की रेल से ऊपर रखा जाता है, इसे ही सुपर एलिवेशन कहते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से यान की सुरक्षा करने के लिए दिया जाता है। सुपर एलिवेशन का माप की गति, गेज, वक्र त्रिज्या, कर्व रेडियस पर निर्भर करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि सुपर एलिवेशन कैंट जो होगा वो स्पीड पर, गेज पर और आपकी रेडियस पर निर्भर करता है। यह भी संयुक्त गेज लेवल यंत्र की सहायता से मापा जाएगा। और कैंट भी किससे नापते हैं भैया, गेज लेवल से, गेज कम लेवल से नापा जाता है। कैंट भी हम किससे नापेंगे, गेज कम लेवल से नापेंगे। इसकी भी माप गोलाई में रेल गेज पर मापने के लिए बने प्रत्येक स्टेशनों पर की जाती है। मतलब प्रत्येक स्टेशन जो कर्व में 10-10 मीटर पे लिखे जाते हैं उस पर इसका मेजरमेंट लिया जाता है। सुपर एलिवेशन के लिए क्रॉस लेवल की तरह भीतरी रेल की तुलना में बाहरी रेल कितनी ऊंची है यह देखा जाता है। सुपर एलिवेशन या फिर कैंट नापेंगे तो उसमें यही देखा जाता है कि बाहरी रेल अंदर की रेल से कितनी ऊंची है। सुपर एलिवेशन की सीमा, सुपर एलिवेशन की सीमा अगर मेरा ए रूट, बी रूट, सी रूट है तो अधिकतम ये होगी कितनी, 165 mm। अगर मेरा ए रूट है, बी रूट है, सी रूट है तो अधिकतम कैंट मेरा हो सकता है 165 mm। और स्पेशल कंडीशन या विशेष परिस्थितियों में हाई स्पीड के लिए मैं इसको 185 mm तक ले सकता हूँ। अगर मैं सुपर एलिवेशन की बात करूँ तो ए रूट, बी रूट, सी रूट में यह होता है आपका 165 mm। और विशेष कंडीशन या स्पेशल कंडीशन में मैं हाई स्पीड के लिए 185 mm तक सुपर एलिवेशन कैंट ले
सकता हूँ। और अदर डी रूट, ई रूट तो ख़त्म हो ही गया। डी रूट में ये हमारी 140 mm तक रखी जाती है। डी रूट में सुपर एलिवेशन मैक्सिमम 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए बी सी रूट है तो ये 165 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई स्पीड या स्पेशल केस में 185 mm तक इसको रखा जा सकता है। तो निकल के आता है कि अधिक से अधिक कोई भी कंडीशन में अगर मुझे अधिक से अधिक कैंट देना होगा तो भी मैं 185 mm से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब कैंट ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं भाई। कैंट ग्रेडियंट तो ब्रॉड गेज में 17-20 होता है। कैंट ग्रेडियंट जो होता है, कैंट ग्रेडियंट जो होता है ब्रॉड गेज में 17-20 होता है। कैंट डिफिशियंसी की बात करें, कैंट डिफिशियंसी की जो अधिकतम सीमा होती है ए व बी रूट के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है या 100 mm तथा इसके अलावा 75 mm होती है। कैंट डिफिशियंसी की बात करेंगे तो कैंट डिफिशियंसी यदि मेरी स्पीड 100 kmph से ज़्यादा है ए और बी रूट में, अगर मेरी स्पीड कैंट डिफिशियंसी की बात करेंगे तो अगर मेरा रूट ए और बी है और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 kmph से अधिक है, 100 kmph से अधिक है, इस कंडीशन में यह 100 mm तथा इसके अलावा 75 mm रखा जाता है। ये हो गई कैंट डिफिशियंसी। कैंट एक्सेस की बात करेंगे तो कैंट एक्सेस 75 mm रखा जाता है। तो ब्रॉड गेज में कैंट एक्सेस 75 mm रखा जाता है। और कैंट डिफिशियंसी ए और बी रूट में यदि 100 kmph से मेरी स्पीड ज़्यादा है तो 100 mm रखा जाएगा, और 100 kmph से स्पीड कम है तो कैंट डिफिशियंसी 75 mm रखी जाएगी। चूँकि एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, यहाँ तक कि सुपरफास्ट गाड़ी भी चलाई जाती है, अतः कर्व वाले ट्रैक में एक संतुलन गति को, इक्विलिब्रियम स्पीड को आधार मानकर सुपर एलिवेशन दिया जाता है। क्योंकि एक ही ट्रैक है, उसमें आप सुपरफास्ट गाड़ी चला रहे हो, माल गाड़ी चला रहे हो, एक्सप्रेस चला रहे हो, सबकी गति अलग अलग है, इसीलिए सभी की डिज़ाइन एक संतुलित गति मतलब इक्विलिब्रियम स्पीड के आधार पर सुपर एलिवेशन मतलब हमारा कैंट निर्धारित किया जाता है। सुपर एलिवेशन का सीधा संबंध गति से है, अतः जब गाड़ी संतुलित गति की तुलना में अधिक गति से चलती है तो कैंट डिफिशियंसी, और कम गति से चलती है तो कैंट एक्सेस होता है। मतलब सुपर एलिवेशन टोटल डिपेंड कर रहा है किस पर, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अतः गाड़ी जब अधिक स्पीड से चलती है तो उसे कैंट डिफिशियंसी कहते हैं, और यदि कम स्पीड से चलती है तो उसे बोलते हैं कैंट एक्सेस का अनुभव करती है। अब सुपर एलिवेशन निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि C = GV² अपॉन 127R। सुपर एलिवेशन के लिए सिंपल सा फार्मूला C = GV² अपॉन 127R, जहाँ पे जो C है वो है आपका कैंट सुपर एलिवेशन इन mm। G होता है डायनेमिक गेज। G क्या होता है? डायनेमिक गेज। डायनेमिक गेज मतलब आपका होता है रेल पथ का गेज जो 1676 है प्लस रेल हेड की चौड़ाई, मतलब हमारे डायनेमिक गेज जो होता है वो होता है 1750। V = स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, जो आप मैक्सिमम स्पीड जिसके लिए उस कैंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, V क्या है? मैक्सिमम स्पीड। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्व। कर्व की रेडियस क्या कहलाती है? R कहलाती है। सेंट्रल फुगल फोर्स, सेंट्रल फुगल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F = WV² अपॉन GR। सेंट्रल फुगल फोर्स का जो फार्मूला होता है F = WV² अपॉन GR, जहाँ पे F जो होता है वो सेंट्रल फुगल फोर्स इज टन्स होता है, W होता है वेट ऑफ व्हीकल इन टन, ठीक है, V मतलब होता है उसकी स्पीड, G मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और R मतलब क्या होगा? कर्वेचर की रेडियस। अगला जो है डिग्री ऑफ कर्वेचर रेडियस, मतलब किसी भी कर्व की डिग्री निकालने का सिंपल फार्मूला जो होता है D = 1750/R। किसी भी डिग्री निकालने के लिए फार्मूला होता है D = 1750/R। 1 डिग्री के लिए जो रेडियस होती है वो 1750 मीटर होती है, 2 डिग्री के लिए रेडियस आती हो जाएगी 875 मीटर हो जाएगी, 4 डिग्री के लिए रेडियस हो जाएगी 838 mm, 5 डिग्री के लिए 300 समथिंग हो जाएगी। तो ये हम उसमें डिवाइड कर करके डिग्री निकाल सकते हैं। अगला बात करते हैं अनइवननेस। अनइवननेस को ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेवल।
अनइवननेस को ही क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल लेवल। ब्रॉड गेज में इसकी अनुमेय सीमा 3.6 मीटर वेरिएशन पर 15 mm होती है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल लेवल होता है 3.6 मीटर की डिस्टेंस में इसकी जो होती है वो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 15 mm। मतलब अनइवननेस किसी भी कंडीशन में 3.6 mm की डिस्टेंस में 15 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर इसे मापना है उसे बीच में रखकर 3.6 मीटर डोरी को रेल हेड पर फैलाकर डोरी और रेल हेड के बीच की दूरी नापते हैं। तो हेड जब भी नापेंगे तो 3.6 मीटर की डोरी फैला लेंगे नापने के लिए। इसे बीच में 3.6 मीटर की डोरी को रेल हेड के ऊपर फैलाकर डोरी और रेल हेड के बीच की दूरी को क्या किया जाता है? नापा जाता है। मतलब जैसे आपके 25 mm के गुटके हैं, रेल हेड के ऊपर दो तरफ अपने 25 mm के गुटका रख लिया, दोनों में डोरी लगा दिया और बीच सेंटर पे अब कितना mm डिस्टेंस है उसको नापा, वो हमें 25 mm मिलना चाहिए। अगर 25 से अगर कम है मतलब उसमें उतनी कमी है, अगर ज़्यादा है मतलब उतना वो रेल उठा हुआ है। आगे, क्रॉस लेवल और अनइवननेस खराब होने के कारण ही ट्विस्ट बनता है। क्रॉस लेवल और अनइवननेस जब दोनों चीज़ें खराब हो जाती है तो ये हमारा क्या बनता है? ट्विस्ट बनता है। ट्विस्ट की बात करते हैं तो किन्हीं दो स्थानों पर मध्य प्रति मीटर क्रॉस लेवल के बीच गणितीय अंतर को ट्विस्ट कहते हैं। किसी भी दो स्थान के बीच में बीज गणितीय अंतर को ही क्या बोलते हैं? हम ट्विस्ट कहेंगे। 3 मीटर काट पर ट्विस्ट की सामान्य सीमा 2 mm होती है। 3 मीटर की काट पर ट्विस्ट की सामान्य सीमा क्या होगी? 2 mm होगी। 3 मीटर की काट पर ट्विस्ट की सामान्य सीमा कितनी होगी? 2 mm। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल अगर बात करें, क्रॉस लेवल मापन 3-3 मीटर पे किया गया, एक्स स्टेशन पे नापे, वाई स्टेशन पे नापे और जेड स्टेशन पे नापे। तो एक्स स्टेशन पे मेरी +4 आई, वाई स्टेशन पे मेरी -2 आई और जेड स्टेशन पे -4 आई। तो अब देखिए ट्विस्ट जो बनेगा एक्स और वाई के बीच में वो कितना बनेगा आपका? +4 और -2 का। तो इन दोनों का जब बीज गणितीय हम ट्विस्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 mm। यह अंतर 3 मीटर माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों का ट्विस्ट कितना? 4 और प्लस मतलब 6 हो जाएगा ना भाई, ये होगा। प्रति मीटर ट्विस्ट का मापन 2/3 mm या 0.667 mm पर मीटर मापा जाता है। y और z की बात करेंगे तो 2 और -4 मतलब 6। तो ये जो हो जाएगा इसके बीच का भी इसमें वेरिएशन, मतलब सिंपल सी बात है, ये राइट प्लस में है ये माइनस में है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है, इसको मेजरमेंट करना है। ट्विस्ट की सीमा, ट्विस्ट की सीमा 2.78 mm पर मीटर होती है। जो ट्विस्ट की जो सीमा होती है वो होगी 2.78 mm पर मीटर। ट्विस्ट की जो सीमा होगी 2.78 mm पर मीटर होगी। ट्विस्ट गाड़ियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके कारण पहिए ऑफलोड हो जाता है, परिणाम स्वरूप ड्रेलमेंट हो जाता है। अगर ट्विस्ट बनेगा तो हमारी गाड़ी ड्रेलमेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। यह ट्विस्ट व्हील बेस पर ही है तो ऑफलोड की संभावना और बढ़ जाती है। अगर जो ट्विस्ट आ रहा है वो व्हील बेस पर ही आ रहा है तो ऑफलोड होने के कारण, ठीक है, आपकी ड्रिलमेंट की संभावना और बढ़ जाती है। ट्विस्ट की अनुमत सीमा 3.6 मीटर काट पर नापी जाती है। ट्विस्ट की जो सीमा होगी वो 3.6 मीटर पर नापी जाती है। तो ट्विस्ट की सीमा कितनी है? 2.78 mm पर मीटर। ट्विस्ट की जो सीमा होती है 2.78 mm पर मीटर होती है और 3.6 मीटर के काट पर नापी जाती है। अगर कैटेगरी की बात करूँ मैं तो ए कैटेगरी है। जब ट्विस्ट मेरा 0 to 5 आएगा, जब ट्विस्ट मेरा 0 to 5 आएगा तो उसको ए कैटेगरी का कहेंगे, ट्विस्ट कहेंगे। जब 5 to 7.5 आएगा तो बी कैटेगरी का ट्विस्ट कहेंगे और 7.5 से 10 आ जाएगा तो इसको सी कैटेगरी का ट्विस्ट कहेंगे। मतलब ए कैटेगरी का ट्विस्ट 0 से 5 के बीच है, बी कैटेगरी का ट्विस्ट जो होगा 5 से 7.5 होगा और सी कैटेगरी का जो ट्विस्ट होगा 7.5 से आपका 10 mm होगा। अब ट्विस्ट की गणना है उसको अपन देख लेते हैं।
सिंपल सी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट ये दिया है 0 1 2 3 4 ये 7 स्टेशन है। क्रॉस लेवल रीडिंग इन mm, ये क्रॉस लेवल जो इसमें रीडिंग ली गई है +5 +7 0। मैं हमेशा बताया है कि प्लस मतलब जो राइट रेल लेफ्ट रेल है वो राइट रेल से आपकी 5 mm ऊपर है, मतलब +5 मतलब लेफ्ट रेल जो है उससे राइट रेल आपकी 5 mm नीचे है, ये 7 mm नीचे हो गई, ये 0 हो गया, 3 mm नीचे हो गई, ये इसमें लेफ्ट रेल मेरी 6 mm नीचे हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने क्रॉस लेवल आपका यहाँ पे लिख दिया। अब ट्विस्ट की बात करेंगे तो 0 2, अब ये देखो, अब ये रेल मेरी कैसी है, राइट में है, राइट में 5 है, मतलब जो मेरी राइट रेल है वो 5 mm बैठी है, इसमें भी राइट रेल मेरी 7 mm बैठी हुई है, तो दोनों के बीच का ट्विस्ट कितना हो गया, अंतर कितना है 2 mm, तो ये ट्विस्ट कितना आ गया 2 mm। अब ये 7 है और यहाँ पर कितना आ गया 0, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 7, तो ये ट्विस्ट कितना आ गया 7 mm का। अब 0 से किस में चले गया, प्लस में चले गया, तो अब ट्विस्ट 0 और 3 मतलब 3 का आ गया। 6 और आपका 3 तो क्या होगा, 6 और 3 9 का ट्विस्ट हो गया, 6 और 7 13 का ट्विस्ट हो गया, 7 और 2 7 में से 2 गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन में घटेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 5 का ट्विस्ट, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, तो ये 12 का ट्विस्ट। इस टाइप से जो आपके रहेंगे ये ट्विस्ट हम निकालेंगे। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ट्विस्ट ऑफ 4 मीटर, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ट्विस्ट की वो 4 मीटर। व्हील बेस ऑन द व्हील बिटवीन स्टेशन 0 एंड द स्टेशन 4 इज स्टेशन ऑफ 4 अब बात करेंगे कर्व पर। गोलाई पर दो प्रकार की होते हैं, जो कर्व होते हैं दो प्रकार की होती है, एक संक्रमित होते हैं ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन। जो कर्व होते हैं दो टाइप के होंगे, एक ट्रांजिशन होंगे एक नॉन ट्रांजिशन होंगे। नॉन ट्रांजिशन गोलाई वह गोलाई होती है जहां पर कोई फिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से ट्रांजिशन कर्व नहीं दिया जाता है। ऐसी गोलाई यदि थ्रू लाइन पर है तो वहां गति प्रतिबंध दिया जाएगा। ट्रांजिशन कर्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, दोनों किनारे वाले को ट्रांजिशन कर्व तथा बीच वाले को सर्कुलर कर्व कहते हैं। 8 डिग्री से अधिक का कर्व होने पर चक्रेल प्रोवाइड की जाएगी जिसका क्लियरेंस मिनिमम 44 mm होता है। किसी भी कंडीशन में जो भी चक्रेल होगी उसका क्लियरेंस 44 mm से कम नहीं होना चाहिए, और जब 8 डिग्री होगी तब इसे बांधा जाता है। क्लियरेंस 4 mm प्लस हाफ ऑफ द गेज वेल्डिंग। अब देखिए ये आपके सामने कर्व दिख रहा है, ये मेरा स्ट्रेट पॉइंट है, स्ट्रेट पॉइंट के बाद फिर ये मेरा ट्रांजिशन पॉइंट ऐड हो गया, उसके बाद फिर ये मेरा सर्कुलर पॉइंट यूज हो गया, उसके बाद फिर ये मेरा ट्रांजिशन कर्व हो गया। मतलब स्ट्रेट आएगा, उसके बाद स्ट्रेट के बाद फिर ट्रांजिशन कर्व आएगा, फिर सर्कुलर कर्व में जाएगा, फिर ट्रांजिशन लें तो फिर स्ट्रेट में जाएगा। तो ये पूरे आप एक कर्व की क्या रहेगी पोजीशन रहेगी। वर्साइन की बात करेंगे तो गोलाई में किसी जीवा पर उसके मध्य बिंदु से रेल हेड के अंदर वाले सतह गेज फेस के मध्य की दूरी को वर्साइन कहते हैं। इसे बाहरी रेल के भीतर फेस जिधर पहिए का फ्लेंज होता है नापा, मतलब हमेशा वर्साइन जो रहेगी वो गेज फेस पर नापेंगे। वर्साइन गोलाई के बाहरी रेल गेज फेस पर 10-10 मीटर के अंतराल पर नापी जाती है, अतः कार्ड जो रहेगी वो हमारी 20 मीटर की रहेगी। 20 मीटर की कार्ड पर हम नापेंगे। 20 मीटर लंबाई पर धागा 2 स्टेशनों पर फैलाया जाता है और उसके बीच में नापा जाता है, अतः हम 10-10 मीटर पर हम क्या नापेंगे, वर्साइन नापते हैं। सामान्यतः वर्साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है V = 125 C²/R। हमारी वर्साइन का जो फार्मूला होता है 125 C²/R, जहाँ V होगी आपकी वर्साइन, R आपकी रेडियस हो जाएगी, C आपका कार्ड लेंथ इन मीटर, जो कार्ड लेंथ जिस कार्ड लेंथ पे आप नाप रहे हो वो कार्ड लेंथ इन मीटर है। अतः जैसे मैंने मान लिया कि जो मेरा C मतलब कार्ड लेंथ तो कितनी होगी 20 × 20 और R कितना है 1750 और आपका कितना हो जाएगा 28। मतलब सिंपल सी बात यह है कि 1 डिग्री कर्व में हमारी जो वर्साइन होती है वो कितनी होती है 28.5 होती है। 1 डिग्री कर्व में हमारी कितनी निकले 28.5। इसका फार्मूला क्या होगा V = 125 C²/R। कर्व वाली ट्रैक पर वक्रता को सुनिश्चित करने के लिए वर्साइन की माप ली जाती है। माप 0 स्टेशन से 45 मीटर आगे
जब भी हमारा कर्व पे अगर कुछ अवपतन होगा, 0 स्टेशन से 45 मीटर आगे तथा 45-90 मीटर पीछे तक लिया जाता है। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो जहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ माउंट हुआ है वहाँ से 45 मीटर आगे और पीछे में 45-90, 45 मतलब अगर हमें पता है कि भैया जानकर किस कारण से अगर गाड़ी गिरी है तो 45 मीटर पीछे, और नहीं पता है तो 90 मीटर पीछे 3-3 मीटर के स्टेशन पर हम उसको नापेंगे। वर्साइन की सीमा जो रहती है वो 1/12 के टर्नआउट पर 10 mm होती है और 1/8 के टर्नआउट पर 20 mm होती है। एक्चुअल में जो होगी वर्साइन की सीमा 1/12 पे वो 10.5 होती है और 1/8 पे ये 19.5 के समथिंग होती है। 20 मीटर के काट पर सैद्धांतिक वर्साइन की वास्तविक वर्साइन का अंतर ग्रुप ए में -4 mm तथा ग्रुप बी में 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 20 मीटर के कार्ड में जो एक्चुअल वर्साइन है और वास्तविक वर्साइन जो डिज़ाइन वर्साइन है और वास्तविक वर्साइन के बीच का जो अंतर है वो ए रूट में 4 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वहीं बी रूट में 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां गाड़ी की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है वहां 10 मीटर की दूरी पर 2 स्टेशनों के बीच में वर्साइन का अंतर 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और जहां गति 100 प्रति घंटे से कम है वहां 20 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। और औसत वर्साइन का 20% यदि खराब होता है तो उसको क्या कर देते हैं, हम रीडिज़ाइन करते हैं, रीअलाइनमेंट करते हैं कर्व का। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको इजी समझ लो कि जब भी वर्साइन नापेंगे, वर्साइन अगर मेरी जो स्पीड है वो 110 से ज़्यादा है तो वर्साइन का वेरिएशन 10 मीटर 10 जो होता है ±10 mm होता है। अगर स्पीड मेरी 110 है तो 15 mm होता है। स्पीड अगर मेरी 110 से कम है और कहाँ तक है भैया जी, ये आपकी 50 तक है तो 20 होता है। और यदि मेरी स्पीड 50 से भी कम है तो वर्साइन मेरी 40 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्साइन का वेरिएशन 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वर्साइन में 20% से ज़्यादा यदि स्टेशनों में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उस कर्व का रीअलाइनमेंट किया जाता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग की जो वर्साइन होती है वो 6 मीटर की कार्ड में 3-3 मीटर के स्टेशन में नापते हैं। इसमें 2 स्टेशनों के बीच में वर्साइन का जो वेरिएशन होता है वो 3 mm से ±3 mm से ज़्यादा उसी स्टेशन पे नहीं होना चाहिए और दूसरे स्टेशन में 4 mm से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता दूँ। अब देखिए कर्व में है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यहाँ से ये डायरेक्शन से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका गेज होता है 1676 होता है, व्हील गेज जो होता है वो 1600 होता है। ठीक है, हमारा रेल का गेज, रेल के गेज फेस टू गेज फेस डिस्टेंस 1676, व्हील गेज इनर टू इनर व्हील का जो गेज होता है वो होता है 1600। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होता है हमारे व्हील गेज और आपका व्हील गेज और आपका गेज का, तो उसका दोनों का अंतर होता है 76 mm। व्हील गेज और उसका दोनों का अंतर कितना होता है 76 mm। यहाँ पे भी del1 del2 76 mm। थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये मैंने बताया था, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 28.5 mm होती है नॉर्मल कंडीशन में और मिनिमम 16 mm तो परमिसिबल होती है। मिनिमम जो थिकनेस होती है फ्लेंज की वो कितनी होती है आपकी 28.5। ठीक है, थिकनेस ऑफ बोथ, दोनों तरफ की फ्लेंज की मोटाई निकाल लें तो कितनी होती है 57 mm। प्ले बिटवीन गेज फेस एंड व्हील फ्लेंज इस 76 माइनस 57 कर देंगे तो 19 mm। मतलब गेज फेस और व्हील फ्लेंज के बीच में जो वेरिएशन होता है, जो प्ले होता है वो कितना होता है 19 mm का। द कंडर्मिंग फ्लेंज लिमिट कितनी होती है 16। मतलब अगर मेरा स्लीपर जो फ्लेंज की जो विड्थ है 16 mm से कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वियर परमिसिबल फॉर बोथ फ्लेंज, तो बोथ फ्लेंज में जो वियर परमिसिबल होता है 28.5 -16 × 2 करेंगे तो 25 mm। स्लेक परमिटेड अप टू 4 डिग्री कर्व इस 13 mm। 4 डिग्री तक के कर्व में जो स्लैक है वो 13 mm परमिसिबल होता है। टोटल परमिसिबल प्ले बिटवीन द फ्लेंज रनिंग एज रेल 19 + 25 + 13 = 57 mm। टोटल परमिसिबल प्ले बिटवीन फ्लेंज एंड रनिंग रेल एज इज 57 mm। तो 19 क्या निकला था भैया जी, ये प्ले था। 25 क्या निकल गया, परमिसिबल बोथ फ्लेंज। 13 क्या निकल गया, 4 डिग्री तक स्लग निकल गया। ठीक है, तो ऐसे टोटल मिला के
जो हमारी परमिसिबल प्ले होता है वो कितना होता है 57 mm। यही कारण है कि जो चेकरेल है, चेकरेल का गैप हम 51 से 57 mm रखते हैं। विड्थ ऑफ टायर कितनी होती है भैया 127 mm होती है। तो स्लेकनेस रिक्वायरमेंट द ड्रिलमेंट ऑल द स्टॉक 127 प्लस 57 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 70 mm। से अब क्रिप की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिधाई अलाइनमेंट के लिए। तो सिधाई लाइन पर ट्रैक में सिधाई 7.2 मीटर काट पर नापी जाती है। सिधाई हमेशा 7.2 मीटर काट पर नापी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 mm होती है। सिधाई की अधिकतम सीमा स्ट्रेट में 5 mm होती है, जो 7.2 काट पर नापी जाती है। इसके लिए जिस स्थान पर सिधाई मापना है उस स्थान के मध्य में रखकर 7.2 मीटर की दूरी फैलाई जाती है और उसकी सिधाई नाप ली जाती है, जो 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रिप की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट को ही क्रिप कहते हैं। क्रिप की वजह से रील में बकलिंग आ सकती है। क्रिप की अधिकतम सीमा जो होती है 150 mm होती है। क्रिप की अधिकतम सीमा कितनी होती है 150 mm। पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेंगे तो इसमें भी वही है, गेज प्लस माइनस 6 mm होता है, ठीक है। और यदि कर्व है 4 डिग्री से ज़्यादा का है तो +20 तक भी होता है भाई, ठीक है। स्विच की ओपनिंग अगर 115 ±3 होती है, पुराने के लिए 95 mm होती है। चेक रेल का जो क्लियरेंस होता है हमारा 44 से 48 होता है, लेकिन पीएससी स्लीपर के लिए 41 से 45 होगा। तो क्रॉसिंग बॉडी की नोज पे विंग का वियर मैक्सिमम कितना होता है आपका, अधिकतम 10 mm होता है। टंग रेल की दशा में चिप्ट की जो लंबाई होती है सीमा होगी 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि टंग रेल चिप्ट हो रही है तो उसकी लंबाई 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अथवा 1 मीटर में अलग अलग स्थानों पर कुल 200 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। घिसाव, टंगरेल की घिसाव की बात करते हैं तो 60 kg रेल में वर्टिकल 8 mm परमिसिबल है, लेटरल भी 8 mm परमिसिबल होता है। 60 kg रेल की टंगरेल का घिसाव वर्टिकल 8 mm, लेटरल भी 8 mm। 52 90R में 5 mm और 6 mm रहता है। टंगरेल में घिसाव को हमेशा 13 mm हेड की चौड़ाई 13 mm हो, जहाँ टंग रेल स्टॉक रेल में वो दोनों जगह नापते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी टंग रेल की चौड़ाई हमारी 13 mm हो जाती है वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, नापते हैं। तो जो वर्टिकल वियर टंग रेल का 8 mm और लेटरल वियर भी 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 52 kg के लिए वर्टिकल वियर 5 mm और लेटरल वियर 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि जहाँ स्ट्रेट स्विच पर लूज व्हील वाला जोड़ है वहाँ दोनों बोल्टों का एक चूड़ी ढीली होनी चाहिए और एवं पीछे के 2 बोल्ट कैसे होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में देखेंगे तो स्ट्रेट स्विच पर यह भी देखना चाहिए कि गाड़ी पास होते समय स्विच का मुंह ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो वह टू वे हो सकती है, टू वर्ड हो सकती है। टर्न आउट के हर रेल सीट पर डबल स्पाइकिंग होनी चाहिए ताकि फिटिंग हमारी फास्टनिंग टाइट रहे। इसके अलावा भी जो रेल पथ के लगे हुए जैसे स्लीपर, बैलाज फॉर्मेशन, फिटिंग इत्यादि की जांच आवश्यक होनी चाहिए, सही कंडीशन में लगे होने चाहिए। ये हमारे टर्न आउट होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सब आपको बता चुका हूँ मैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के वीडियो में। रेल है, रेल निम्न खराबी दुर्घटना के कारण बन सकती है। क्या दुर्घटना के कारण रेल में कौन कौन सी खराबी हो जाएगी, रेल का टूट जाना, रेल अगर मेरी कैसी हो जाए, टूट जाए, रेल सिधाई खराब हो जाए, रेल अत्यधिक घिस जाए, जंग लग जाए, रेल जोड़ खराब हो जाए, ढीले पड़ जाए, रेल के घिसाव उसके टेबल अर्थात ऊपरी सतह पर गेज फेस पे अंदर बाहर फ्लेंज पहिए को रगड़ता हुआ जाएगा, गेज फेस में घिसाव हो जाएगा, सब चीज़ों से खराब होती है। कार्बन पेपर की सहायता से, समतल मोम के टुकड़े की सहायता से, लचीले तार की सहायता से रेल के 1 मीटर टुकड़े के भार में तुलना में कमी होने के कारण उसमें जो कमी है ये सब बना चुका है। क्रिप अधिकतम 150 mm परमिसिबल होता है। फिश प्लेट जोड़ में लगातार 6 जोड़ों से अधिक LWR ट्रैक में लगभग 2 जोड़ों से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेल की अगर मैं वियर की बात करें तो वेब और फुट पर कोरोजन 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेब और फुट पर कोरोजन 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्टिकल वियर 60 kg के लिए 13 mm है
और 52 kg के लिए 8 mm। ठीक है। और लेटरल की बात करेंगे 13 mm नीचे नापा जाता है, और स्ट्रेट है ए और बी रूट है तो 8 mm, कर्व है तो सॉरी सीधाई की बात करते पहले, अगर सीधा ट्रैक है ए और बी रूट है तो 6 mm, कर्व में है ए और बी रूट तो 8 mm, अगर आपका कर्व है और आपका ए बी रूट है तो 8 mm, और सी और डी रूट है तो आपका 10 mm कर्व। हमेशा लेटरल वर्टिकल वियर, जो लेटरल वियर हमेशा 13 मीटर नीचे नापनी, 13 mm नीचे नापनी चाहिए। अब स्लीपर की बात करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ पर स्लीपर लगातार 2 स्लीपर खराब नहीं होने चाहिए। ट्रैक में 25 से अधिक स्लीपर खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है। ब्रॉड गेज पे मानक लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर रखी गई है। ठीक है। इसी को वो M+7 कहा जाता है, M+7। यातायात घनत्व की बात करेंगे। स्लीपर डेंसिटी ए रूट में 1660, बी रूट में भी 1660, सी रूट में भी 1660। ठीक है। यातायात की जीएमटी यदि 20 से अधिक हो तो पूरा का पूरा मेरी स्लीपर की डेंसिटी 1660 होनी चाहिए। 10 से और 20 अगर है जीएमटी तो 1660 ए बी रूट में, और ए रूट में और बी रूट में 1540, 1540, 1540 से कम नहीं होनी चाहिए। किट्टी आकार टर्नआउट पे 40 mm तथा बाकी स्थान 50 में होना चाहिए। एक्चुअल जो सही उसका है वो 40 से 50 में उसका साइज होना चाहिए अच्छी कंडीशन के लिए। कुशन की बात करें तो कुशन 250 mm, 300 mm होता है और 350 mm होता है। ये सब बेलाच वाले इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बेलास्ट की कमी देखते हुए फॉर्मेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, पानी वानी जमा नहीं होना चाहिए। स्पीड की बात करते हैं पॉइंटेड क्रॉसिंग में, तो 1.8 अगर सीधा ट्रैक है तो 10 kmph, कर्व्ड है तो 15 kmph, 1 M12 है, सीधा है तो 15 kmph, कर्व्ड है तो 30 kmph, कर्व है तो 30 kmph, 1:16 की 35 kmph और 50 kmph कर्व के लिए, 1:20 40 kmph और 50 से 60 kmph है। TWS है 1:12 का तो उसकी कोई 50 kmph होती है। दुर्घटना के समय उपयोगी परफॉर्मेंस। ठीक है। दुर्घटना के समय निम्नलिखित परफॉर्मा यूज किया जाता है। दुर्घटना के समय रेल पथ से संबंधित ली जाने वाली रेटिंग का परफॉर्मा, दुर्घटना के समय CNW से संबंधित, SNT से संबंधित, दुर्घटना से संबंधित फॉर्मेट, दुर्घटना से लोको पायलट से संबंधित परफॉर्मा। ग्रेडियंट की गणना, ग्रेडियंट की गणना निम्नानुपात में की जाती है। जैसे 1:100 का अर्थ है कि भाई 100 यूनिट चलने पर 1 यूनिट ऊपर से जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ 100 मीटर तय करूँगा तो 1 मीटर ऊपर चले जाऊँगा। इसी स्केल को कहते हैं 1:100। जैसे फॉर एग्जांपल रेल का ग्रेडियंट कितना है? 300 mm या 3 मीटर की दूरी पर लगभग 5 स्लीपर पर होता है। मतलब यहाँ से मैं 3000 mm जा रहा हूँ तो कितना बढ़ जा रहा हूँ मैं? 1 mm बढ़ जा रहा हूँ। नॉर्मल गेज की बात करेंगे तो 1676 होता है। लेंथ हमारी रेल की 3 मीटर होती है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है मिनिमम आपका 42-65 और रिकमेंडेड 47-25 होना चाहिए। क्लियरेंस ऑफ चेकरेल 51 से 57 LC का। कर्व का जो चेकरेल का होगा मिनिमम 44 mm से कम नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ट्रैक द फर्स्ट द प्लेटफॉर्म के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ट्रैक सेंटर का प्लेटफॉर्म से जो कोपिंग होगी उससे मैक्सिमम जो डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम 1670 से 1680 होता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म की हाइट जो होती है आपकी 760 से 840 होनी चाहिए।
स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द टंग रेल की स्टैंडर्ड लेंथ 1.8 की बात करेंगे तो 4725, 1/12 की बात करेंगे तो 6400, कर्व की बात करेंगे 7030 और 116 की बात करेंगे तो 9750। तो ये पढ़ लिए, एक बार और ग्रेडियंट अच्छे से आप समझ लो। रेलवे ट्रैक पर ग्रेडियंट की गणना सामान्यतः 3000 mm 3 मीटर की दूरी पर लगभग 5 स्लीपर पर की जाती है। जैसे देखो, ये जो है पहली है रीडिंग 1, यहाँ पे हमने रीडिंग ले लिया। अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते ग्रेडियंट से हम यहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ पे रीडिंग ले लिया, तो यहाँ पे कितनी आ गई मेरी 15 mm। इसका मतलब ये है कि मैं ये 3000 mm चला हूँ तो 15 mm ऊपर आ गया हूँ। सिंपल चीज़ है कि 3000 mm चलने पर मैं 15 mm ऊपर आ गया हूँ। तो जब इसकी गणना करेंगे तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो चेंज कितना है 15 mm, डिस्टेंस कितना है 300 mm, तो कितना हो जाएगा 15 के बटे 3000, तो 1/, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सॉरी 1/200, तो इसका ग्रेडियंट कितना निकल जाएगा 1/200। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है चेंज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ये भी सेम वही है, इजी है। मैं यहाँ पे था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 मीटर में चढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ से दूरी कितनी तय किया हूँ आपका 100 मीटर, और 1 मीटर यदि मैं ऊपर आ गया हूँ तो ग्रेडियंट क्या होगा चेंज इन लेवल अपॉन डिस्टेंस। तो चेंज इन लेवल कितना हुआ 1 मीटर, और डिस्टेंस कितना चला मैंने आपका 100 मीटर, तो 1/100, तो ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 1/100। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, इसको एक बार और देख लो स्लीपर डेंसिटी को। अगर मेरा ए रूट है, तो ए रूट में अगर मेरी जीएमटी ट्रैक की जीएमटी 20 से ज़्यादा हो, या जो भी हो 20 से ज़्यादा हो, 10 और 20 के बीच में 10 हो, तो सब में 1660 मेरी स्लीपर डेंसिटी होनी चाहिए। ए रूट में, ए क्लास रूट में मेरी स्लीपर डेंसिटी आपकी 1660 होनी चाहिए। अगर बी रूट है तो अगर मेरी स्लीपर डेंसिटी आप मतलब जो जीएमटी है वो 20 से ज़्यादा है, जीएमटी 20 से ज़्यादा है तो 160 रहेगी। 10 और 20 है तो वो कितनी होनी चाहिए मेरी 1540 होनी चाहिए। सी की बात करेंगे तो अगर मेरी 20 से ज़्यादा जीएमटी है तो 1660, 10 से 20 है तो 1540, और 10 से भी कम है तो भी 1540 है। लूप लाइन की बात करेंगे, मतलब देखो यार सिंपल सी बात है, मेन लाइन में 1660 करना है, ए रूट में तो हर जगह ए रूट। लूप लाइन की बात करेंगे तो 1310 हो जाती है, 1310 लूप लाइन के लिए कितना है 1310, मेन लाइन के लिए 1660। बी की बात करेंगे तो